हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीएससी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं। अगर आप हमारे साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जनरल स्टडीज़ में बहुत अच्छा करेंगे। जी हाँ, तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डे 38, यानी अब तक हम 37 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और 3 दिन आप जानते हैं कि मैं जो है टॉपिक वाइज कराता हूं, 3 दिन जो है प्रैक्टिस कराता हूं। तो उसमें आज 38वां प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो वीडियो मिलती है ये शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। और इस प्रैक्टिस सेट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अभी तक विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं के जीएस के क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट किसी भी प्रकार के, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने जीआईसी एलटी ग्रेड 2018 के पैटर्न पर बनाया हुआ है। इसमें सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैथ्स को छोड़ करके। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं जो मैं बोलता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ, वो सब कुछ लिखा हुआ मिल जाए। चूँकि आप जानते हैं कि अगर आप इसको जो है वीडियो देख करके छोड़ देंगे, लिखेंगे नहीं तो सब भूल जाएगा, और लिखेंगे तो आप जो है आपका समय बहुत जाएगा। तो इसलिए मैंने जो है एक ग्रुप बनाया हुआ है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लिए, एक छोटी सी फीस रखा है, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है 3 दिन आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, जैसे आप आज करेंगे, और इसी 3 दिन जो है टॉपिक वाइज, जिसमें हम इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी को पढ़ चुके हैं। अभी हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका भी 3 लेक्चर हो चुका है। तो उसके बाद जो है जो दिन मतलब सप्ताह भर में पढ़ाया जाता है, संडे को उसका हम टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कल टेस्ट हुआ था। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित करने की घोषणा किया है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है। पहला है 11, 14, 16 और 18। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर सी, यानी 16। ठीक है, 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने घोषणा किया कि 11 देशों में 16 नए वैश्विक जियो पार्क नामित किए गए हैं। उत्तर कोरिया और सऊदी अरब पहली बार ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुए हैं। अब विश्व भर में जियो पार्क्स की कुल संख्या जो है 229 है। कितनी? 229, कुल मिलाकर के 50 देशों के अंतर्गत। तो ये संख्या, हालांकि ये सब कुछ आपको लिखा हुआ ग्रुप में मिल जाएगा पीडीएफ में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो धार्मिक उदारता का, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, ए और बी दोनों का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है उसे आपको बताना है। सही विकल्प है भैया सी, यानी ए और बी, यानी धार्मिक उदारता का और सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का। ध्यान से समझिएगा मित्र, ये जो है आप जानते हैं कि जो अशोक थे, सम्राट अशोक, मौर्य वंश के एक महान शासक थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा को अपना लिया, यानी जो है मार काट युद्ध इन सबको त्याग दिया। तो धर्म प्रचार हेतु अशोक ने शिलाओं और स्तंभों पर अपने जो है सिद्धांत खुदवाए। ये लेख उनके साम्राज्य के हर कोने में लगवाए गए। ठीक है, दीर्घ जो शिलालेख थे वो 14 बातों का समूह था, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो कि ठीक है। और 12वें शिलालेख में उन्होंने कहा है कि सभी संप्रदायों की वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। यानी सभी संप्रदायों का जो मुख्य उद्देश्य है वो संयम है। ठीक है, लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें। ठीक है, यानी सब संप्रदाय कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ों को बताते हैं, उसमें जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करना चाहिए, बाकी जो है सबका सम्मान होना चाहिए। तो ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है भैया, मध्य प्रदेश के विदिशा के पास बेशनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? तो यहाँ पर यूक्रेटाइडिस, मिनांड, अपोलोडोटस और हेलियोडोरस। तो ये भैया जो है इसमें आपको बताना है कौन सा सही विकल्प है। तो सही विकल्प है भैया हेलियोडोरस, ये आपका सही है। हेलियोडोरस ने बेसनगर विदिशा में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनाया। ये जो है वैदिक धर्म से प्रभावित होकर भागवत धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है, क्या बन गया था? भागवत धर्म का अनुयायी बन गया था और विष्णु मंदिर का निर्माण कराया और उसके सामने यह स्तंभ स्थापित किया था। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियोज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जो है वीडियो को हाइप बिल्कुल कर दिया करें। ठीक है मित्र, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का
बहु उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया। ठीक है, तो ये है राज तरंगड़ी, योग वशिष्ठ, अर्थशास्त्र, पंचतंत्र। ध्यान से समझिएगा मित्र, इसका जो सही विकल्प है वो है ए, यानी राज तरंगड़ी। ध्यान ये देखिएगा, जो राज तरंगड़ी को किसने लिखा था? कल्हड़ ने लिखा था। किसने? कल्हड़ ने। और उसका फारसी अनुवाद जो बना वो क्या बना? बहर उल असमार। ठीक है, बहर उल असमार, ये बहु उल असमार लिखा हुआ है, तो बहर उल असमार है। और इसका जो अनुवादक था वो मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी था। कौन था? मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी था, जिन्होंने इसका अनुवाद किया था। और अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की था। आप जानते हैं कि उन्होंने कई जो भारतीय ग्रंथ थे जिनका बहुत सम्मान है, उनका उन्होंने फारसी भाषाओं में या अन्य भाषाओं में जो है उन्होंने अनुवाद कराया था। ठीक है, और जो अनुवाद विभाग उन्होंने बनाया था उसका अध्यक्ष फैजी था। अब्दुल रहीम खान खाना जो है उसके उपाध्यक्ष थे। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल द्वारा अनवार ए सुहेली नाम से किया गया था। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित जो मराठा देवियां हैं जिसमें 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वो कौन थी? तो ये आपको बताना, अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई, रुक्मणीबाई। तो 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, तो सही विकल्प भैया है सी, यानी ताराबाई। ठीक है, तो 17वीं जो है 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने नेतृत्व संभाला। अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और औरंगजेब के विरुद्ध मराठों का संघर्ष कायम रखा। ठीक है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु तक मराठों की वास्तविक नेतृत्वकर्ता ताराबाई थी। ठीक है भैया, तो आप लोग इन वीडियोज को रेगुलर बेसिस पर देखा करें। ठीक है, कल पर बिल्कुल भी ना टालें। अगर पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो उसको ज्वाइन करें और वीडियो देखने के तुरंत बाद पीडीएफ को रिवीजन करें। आप जानते हैं कि आपका जीएस का पोर्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, तो आप अपने सब्जेक्ट पर विशेष फोकस दें। जीएस पर 1 घंटे देना है और 1 घंटे में ये चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। और संडे का जो टेस्ट होता है उसको आप जरूर पार्टिसिपेट करा करें। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे? ध्यान से समझिएगा मित्र, ये बात हो रही है थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस दर्शन में विश्वास करते थे। तो पहला विकल्प सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, जैन दर्शन। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सांख्य दर्शन। क्वेश्चन पूछा गया भैया यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान से समझिएगा, जो है इस थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। और किसने किया था? मैडम ब्लावाट्स्की और हेनरी स्टील ऑलकोट ने किया था। भारत में इनका प्रचार किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। किसने किया? एनी बेसेंट साहिबा ने किया था। और इनकी मान्यताएं थी सांख्य दर्शन में विश्वास करना। ठीक है, चिंतन, प्रार्थना और श्रवण से आत्मा और ईश्वर का संबंध ठीक है होता है। इन्होंने ऐसा इनका मान्यताएं थी। पूर्वजन और कर्म को इन्होंने स्वीकारा था। तो ये क्वेश्चंस हैं भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप देखें, आपको जो फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको आप ध्यान रखें। ठीक है, उनको जरूर तैयार रखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपके लिए इतना समय नहीं है कि आप एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। ये स्मार्टली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपने जीएस वाले पोर्शन में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही काम करना है कि पर डे आप जो वीडियो आए उनको रेगुलर देखें, आप पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन करें। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी थी? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और बंगाली। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दिया है 1809 ईस्वी में। क्या? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, लेकिन बहुत जगहों पर आप इसको देखेंगे तो कई जगहों पर अलग अलग इसका डेट दिया हुआ है। कहीं पर 1800 जो है 3 से लेकर के 1804 के बीच इसका पब्लिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक है, जो कि एकेश्वरवादियों को उपहार के रूप में इन्होंने लिखा हुआ था फारसी भाषा में। किस में लिखा था? फारसी भाषा में। और 1815 में कब? 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने किया था। किसकी? ब्रह्म सभा की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है? देखो, करंट अफेयर का क्वेश्चन भैया, आपको इसको जानना चाहिए। तो यहाँ पर
जो विकल्प हैं 10%, 15%, 20%, 25%। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया 20%। ठीक है। जून 2025 में यूपी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस बल में 20% क्षैतिज आरक्षण दिया और लागू पद पुलिस आरक्षी और पीएसी, घुड़सवार आरक्षी, फायरमैन, इन सारे पर ये जो है लागू होता है। अधिकतम जो आयु सीमा में छूट 3 वर्ष की भी दिया इन्होंने। ठीक है। तो ये व्यवस्थाएं की गई। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी क्या? ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा और क्या है तत्वबोधिनी सभा। तो यहाँ पर देखो जो सही विकल्प भैया वो है आत्मीय सभा। क्या सही विकल्प है? आत्मीय सभा। आप जानते हैं कि इनको कई उपाधियां मिली थी। नवजागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के पिता इनको कहा जाता है। और इनका जन्म बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 15 वर्ष की उम्र में मूर्ति पूजा की आलोचना पर इन्होंने एक लेख लिखा था। ठीक है। अब बहुभाषाविद थे। इन्होंने इनको अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू तमाम भाषाओं के जो है विद्वान व्यक्ति थे। अन्यथा विद्वान नहीं होते तो फिर कहाँ से ये सब कर पाते, क्योंकि ये एक सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है। तो 1804 ईस्वी में इन्होंने एक तुफ़ात उल मुवाहिदी नामक एक फारसी जो है रचना थी जिसने में इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है। और 1815 ईस्वी में, कब? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, कहीं कहीं पर 1823 ईस्वी भी दिया रहता है। ठीक है भैया। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा द प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम से। ठीक है। और इनकी मृत्यु हो जाती है 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भैया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है क्या है? आत्मीय सब। आप देखिए ये इस क्वेश्चन से संबंधित आपको कितने फैक्ट देखने को मिले और अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक टॉपिक पढ़ने का अपने पास समय है ये नहीं है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। यहाँ पर है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? पहला विकल्प है देवरिया, दूसरा गोरखपुर, तीसरा कुशीनगर, चौथा महाराजगंज। ठीक है। तो ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है भैया गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं कि चौरी चौरा एक फेमस ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर जो है लगभग 23 पुलिसकर्मियों को थाने में ही जला दिया गया था। ठीक है। भीड़ ने जला दिया था। कौन से पुलिसकर्मी थे? वो अंग्रेजों के अधीन कार्य करने वाले थे। इसमें जो है क्या हुआ था कि जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने ट्रेन को लूटा था उनको जेल में डाल दिया गया था, जिसके विरोध में जो है भीड़ ने 23 पुलिसकर्मियों को थाने में ही जला दिया। और ये घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी, लेकिन नए नए जो शोध हुए हैं उनमें जो है ये घटना 4 फरवरी 1922 बताया गया है। ठीक है। जिससे प्रभावित होता है असहयोग आंदोलन, जो आंदोलन गांधी जी चला रहे थे, जिसके माध्यम से वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। लेकिन होता क्या है कि इससे आहत होकर के, जिससे 23 पुलिसकर्मियों को थाने में जलाया गया, तो इससे आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने घोषणा किया बारदौली बैठक के दौरान। ठीक है। और जबकि ये जब इन्होंने वापस किया तो CR दास और मोतीलाल नेहरू साहब ने इस निर्णय का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ठीक है। तो पहला विकल्प है HD देवगौड़ा, दूसरा है PV नरसिम्हा राव, तीसरा है चंद्रशेखर, चौथा है मोरारजी देसाई। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया C, क्या? चंद्रशेखर। ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा भैया, चंद्रशेखर साहब जो है कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। अभी जो है रिसेंटली में हमने अध्ययन किया था कि ये जो है बलिया से हैं, बलिया से इन्होंने 8 बार सांसदीय के चुनाव जीता था। ठीक है। और HD देवगौड़ा की अगर हम बात करें तो ये जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। अब बाकी PV नरसिम्हा राव की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और ये मोरारजी देसाई साहब बम्बई के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री बनने से पहले। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है? पहले ध्यान से समझिएगा भैया, ये क्वेश्चन जब पूछा गया तब के अनुसार इसका आंसर है। तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो ये देखिए 8 में, 4 में, 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्नकाल की स्थिति के अनुसार जो है ये 6 वर्ष इसका सही आंसर है। स्थिति के अनुसार जो है उस समय जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। कितने? 6 साल का। ठीक है। संविधान के भाग
21 के अनुच्छेद 370 में जो है जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर संविधान 1957 में कब लागू हुआ था? 1957 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्र। लेकिन हुआ क्या? वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य की अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष राज्य के दर्जा को समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, इसकी स्थिति भी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुडुचेरी जैसी हो गई। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस पे? सामाजिक विकास पर, राजनीतिक विकास पर, परिवहन एवं संचार का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो ये देखिए भैया, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया सी, यानी परिवहन एवं संचार का विकास। ठीक है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार माध्यमों के विकास पर आधारित है। ठीक है, मार्शल मैकलुहान ने वैश्विक गांव की भविष्यवाणी की थी जो इलेक्ट्रॉनिक तंत्रिका तंत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से समझिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन को हम जरूर शामिल करते हैं क्योंकि आपका अभ्यास हो जाए एग्जाम में जाते जाते। ठीक है, जिससे ये आप क्वेश्चन को पढ़ करके करें। अगर आप रेगुलर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा एग्जाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन से आपके एक नहीं कम से कम 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। यहाँ पर देखिए लसुंधरा और जो कि उष्ण स्रोत है और भारत का ये राज्य है। किस राज्य में कौन सा स्रोत मिलता है आपको बता? लसुंधरा अकलोली महाराष्ट्र, ठीक है, और मणिकरण, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा। तो आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो ए विकल्प है ये लसुंधरा जो है राजस्थान में नहीं है बल्कि कहाँ है? गुजरात में है। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं लेकिन ये सही सुमेलित नहीं, तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाता है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर लेते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो लंदन में, जिनेवा में, पेरिस में, रोम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो सही विकल्प है भैया ए, यानी लंदन में। ठीक है, तो IMO यानी इंटरनेशनल मार्टिटाइन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। इसका स्थापना 1948 में जिनेवा में हुआ था और पहली बैठक 1959 में लंदन में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और ये जो है समुद्री जहाज़ों की निगरानी करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO में के वर्तमान में 176 सदस्य, कितने? 176 सदस्य हैं। कितने? 176 सदस्य हैं और 3 सदस्य देश और 3 सहयोगी सदस्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है कब? 3 मार्च को, 22 मार्च को, 28 मार्च को, 7 अप्रैल को। ठीक है, तो सही विकल्प भैया ए, यानी 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको जल दिवस के रूप में। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सही विकल्प क्या है आपका? 3 मार्च। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लोकसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भैया सही विकल्प है कौन? ए, यानी लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लोकसभा सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। और 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया। ठीक है, कब? जो है 1985 में 52वें संविधान संशोधन के दौरान और 10वीं अनुसूची। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। NCTC यानी क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना? नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, नेशनल क्लाइमेट ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ये क्वेश्चन भैया 2013 में पूछा गया था। उस दौरान जो है चूँकि मतलब ये जो प्रश्न पूछा गया था तो इसका जो फुल फॉर्म है
वो आप राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र, ठीक है। तो इसको लागू किया मतलब बनाया गया था किसकी पहल पर? पी चिदम्बरम तत्कालीन गृह मंत्री थे उस समय के, उन्हीं के पहल पर इसको बनाया गया था और 1 मार्च 2012 में इसे प्रभावी कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, जैसे गुजरात की, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया था, ठीक है। यह जो है आईबी, रा, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी तथा राज्यों की खुफिया एजेंसियों के लिए एक नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत में 8 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते हैं? 32, 28, 24 और 21। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन भैया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सही विकल्प है सी, क्या? 24। ध्यान से समझिएगा। आयोजन जो है 27 से 31 मई 2025 में गुमी, जो कि दक्षिण कोरिया में है, वहाँ पर हुआ था। भारत 8 स्वर्ण सहित कुल 24 पदक जो है जीता था, पदक तालिका में दूसरा स्थान था, ठीक है। चीन जो है 19 स्वर्ण सहित कुल 32 पदक और प्रथम स्थान पर था। कौन? चीन। भारतीय धावक जो गुलबीर सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीते, 10,000 जो है मीटर दौड़ में और 5,000 मीटर दौड़ में, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या था? सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जलतंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन, फसली भूमि, ठीक है। तो इसका सही विकल्प है भैया डी, यानी फसली भूमि। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख परिस्थितियों तंत्र जीवोम कहलाते हैं, ठीक है। फसली भूमि कृत्रिम तथा मानव जनित जीवोम का उदाहरण होते हैं, ठीक है। और शेष जो है, जैसे चाहे जलतंत्र हो गया, घास का मैदान हो गया, वर्षा वन हो गए, ये सब जो है प्राकृतिक जीवोम के रूप में आते हैं, ठीक है। मानव जनित जीवोम क्या होता है? फसली भूमि है। बाकी जो है ये सब घास, जलतंत्र, वर्षा वन, ये सब प्राकृतिक जीवोम के रूप में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2, CHO4, N2O और यह है O2। तो इसमें आपको बताना है कि कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी O2। O2 जो यानी ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित गैसें होती हैं जो तापीय और रक्त विकिरण को अवशोषित व उत्सर्जित करती हैं। ग्रीन हाउस प्रमुख गैसें जैसे जलवाष्प, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 और N2O, ये सब जो है गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, निम्नलिखित किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो ये पहला विकल्प है एवोगाद्रो अवधारणा, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण, तीसरा है रेखीय संवेग संरक्षण, चौथा है बर्नौली सिद्धांत। तो आपको बताना है कि किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण पर, ठीक है। रॉकेट के अंदर ईंधन के जलने से उत्पन्न गैस के निष्कासन के विपरीत दिशा में रॉकेट संचालित होता है, ठीक है। गैस जिस वेग से रॉकेट से निकलती है उसी वेग से विपरीत दिशा में रॉकेट गति करता है, ठीक है। यह न्यूटन का तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पर आधारित है, ठीक है। रॉकेट जो है रेखीय संवेग पर जो है संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, शुष्क बर्फ है ठोस अमोनिया, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया सी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। जब यह गैस ठोस होती है तो बर्फ जैसे दिखाई देती है। इसका मुख्य उपयोग कूलिंग एजेंट के रूप में काम करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। ध्यान से समझिएगा मित्र, यहाँ पर जो सही विकल्प है, सही विकल्प है भैया ए, यानी चमगादड़। ये उड़ने वाले जीवों में पक्षी वर्ग में नहीं आता। बाकी कौवा, तोता, चील ये सब जो है पक्षी वर्ग में आते हैं, ठीक है। चमगादड़ जो है मैमेलिया वर्ग में आता है। किस वर्ग में? मैमेलिया वर्ग में, लेकिन ये उड़ता तो है, ठीक है। आप देखें जो अन्य उदाहरण है मैमेलिया वर्ग में, वो शेर है, बंदर है, चूहा है, कंगारू, लेकिन ये उड़ते नहीं हैं, ठीक है। मैमेलिया वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो एजीव पक्षी वर्ग की विशेषताएं क्या होती है? अग्रपाद पंखों में परिवर्तन और कंकाल इनका हल्का होता है, मुख पर चोंच होता है। पक्षी वर्ग में आने वाले जो है कबूतर, मोर, शुतुरमुर्ग, कौवा,
ठीक है, ये सब होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? ठीक है, तो फोलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, नियासिन और रेटिनाल। सही विकल्प है भैया डी, यानी रेटिनाल विटामिन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मित्र, सामान्य दृष्टि से हेतु आवश्यक जो विटामिन है वो रेटिनाल विटामिन, जिसको विटामिन ए कहा जाता है। इसके कमी की वजह से जो प्रभाव पड़ता है वो कार्निया व त्वचा कोशिकाओं का सल्कीभवन हो जाता है और रतौंधी हो जाती है, वृद्धि जो है रुक जाती है, यानी बॉडी का विकास नहीं हो पाता, और केराटोमलेशिया नामक रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका सही विकल्प। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। माइक्रो कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? तो बताना है क्या नहीं कर सकता। संख्याओं का योग करना, संख्याओं का घटाने का काम करना, तर्क संक्रिया करना, वह करना जो उसे करने को ना कहा गया हो। तो इसका सही विकल्प है भैया, सही विकल्प क्या है? डी, यानी वह करना जो उसे करने को ना कहा गया हो। यानी कहने का मतलब यह है कि माइक्रो कंप्यूटर को मॉनिटर करने के लिए जो भी कहा जाएगा वही करा जाए। माइक्रो कंप्यूटर छोटे आकार का कंप्यूटर होता है, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, और यह जो है वह कार्य नहीं कर सकता जो उसे करने को ना कहा जाए। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं, आपको इसको जो है कमांड देना पड़ेगा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? पहला विकल्प है यहाँ पर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय प्राप्तियां माइनस ब्याज भुगतान, पूंजी प्राप्तियां माइनस ब्याज भुगतान, राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। सही विकल्प क्या है? पहला, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, तो आप देखिए प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, प्राथमिक घाटे में कमी यानी अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति में सुधार को दर्शाती है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? क्या है? प्रत्यक्ष कर। बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष कर की। पहला विक्रम कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, संपदा कर। तो सही विकल्प इसका क्या है? सही विकल्प है भैया डी, यानी संपदा कर। ध्यान से समझिएगा, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण जो है क्या है? आयकर, निगम कर, व्यय कर, संपदा कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश, ब्याज कर और उपहार कर। ये 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो पहला विकल्प है यहाँ पर 2010 ईस्वी में, 2011 में, 2012, 2014 में। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया ए, यानी 2010 में। कौन सा विकल्प सही है? 2010 में। ठीक है, तो स्वावलंबन योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2010 को केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना के रूप में शुरू किया गया था और मई 2015 में इस योजना का स्थान अटल पेंशन योजना ने ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जिला? वाराणसी और जो है प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली। ठीक है, तो सही विकल्प इसका क्या है? सही विकल्प है भैया डी, यानी बरेली। क्या विकल्प सही है? डी। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र एवं संबंधित जिले हैं जैसे सूरमा उद्योग बरेली में, ब्लैक पाटरी उद्योग कहाँ पर है? आजमगढ़ में। ठीक है, और कत्था उद्योग कहाँ है? बरेली में। बांसुरी उद्योग पीलीभीत में। ठीक है, और प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद जो कि बिजनौर में है। तो ये जो है प्रसिद्ध जो है जो उद्योग हैं उनसे संबंधित कुछ जिले थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और लगातार हमारे साथ मेहनत करते रहिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।